हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम सेट 4 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। 18/8/2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें जो शिफ्ट 1 में मैथ का क्वेश्चन आया था उसका हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी में तो आपको PYQ करके जाना ही होगा। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए से 2,000 रुपए कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 5,000 से 2,000 कम है क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य है कितना? तो क्रय मूल्य है 3,000। क्रय मूल्य कितना है? तो 3,000 है। अब इस पे देखिए 10% डीलर 10% की छूट देता है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो 10 पे 1 का छूट मिलता है, इसका मतलब कितना में बेचा? तो 9/10 में बेचा। उसके बाद कह रहा रिटेलर भी 5% का छूट देता है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/20। यानी 20 पे 1 का छूट देता है तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? तो हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 से 15 दूनी 30। अब आ गया 15 गुना 9 गुना 19। तो देखिए बीच में 9 है तो देखिए ऑप्शन में कौन 9 से कटता है कौन नहीं कटता है। तो ये देखिए 9 से कटने का नियम क्या है? अगर संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से क्या होगा? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ होगा 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 8 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 भी 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए 1 और 9 10, 10 8 18, 18 7 कितना होगा? 25। 25 भी 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जब 3 ऑप्शन हमारा गलत हो गया तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन जो एक बचा ऑप्शन डी जो बचा हमारा सही होगा। देख भी लीजिए 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा? 18। 18 9 से क्या होता है? पूरी तरह से कट जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए और बटा में है 1 प्लस कॉस ए। अंडर रूट में है तो अंडर रूट लास्ट में लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो जो हर में है उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो हर में 1 प्लस कॉस है तो गुना किसे करेंगे? 1 माइनस कॉस ए। यहाँ भी होगा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए का दी होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा? तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज से देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? तो 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर को हम इधर ही छोड़ दें और कॉस स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और ऊपर 1 माइनस कॉस ए का दी होल स्क्वायर है। अगर इस सब पे अंडर रूट है, अंडर रूट लगाएंगे तो क्या बाहर निकलेगा? तो निकलेगा 1 माइनस कॉस ए और बटा में साइन ए। अब देखिए इस तरह का तो आंसर कहीं है नहीं हमारा ऑप्शन में, तो इसको देखिए साइन ए से दोनों में भागा दीजिए तो 1 बटे साइन ए माइनस कॉस ए और बटे में क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा साइन ए क्या होता है? तो होता है कॉसेक ए होगा, माइनस कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है? तो कॉट ए होता है। कॉट ए होता है। हमारा आंसर क्या हो गया? तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, यदि वे 7:3 के अनुपात में है, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या था? बड़ी संख्या 7 है। तो 7 का मल्टीपल देखिए, ए भी है, ई भी है और ई भी है। ऑप्शन ए है, बी है और डी है, तो इसलिए ऑप्शन मेथड तो इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 52 है। और अनुपात में अंतर कितना है? तो अनुपात में अंतर है 4। अनुपात में कितना अंतर है? तो 4 का। अनुपात में कितना अंतर है? 4 है। लेकिन एक्चुअल में अंतर है कितना का? तो 52 का। एक्चुअल में अंतर कितना है? 52 है। तो 52 का तुलना हम कर लेंगे अनुपात वाले अंतर यानी 4 से। हमको निकालना क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है? तो 7 है। तो 7 से यहाँ गुना कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 13 चौको 52 है, 13 सते 91 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। 12, 14, 16 का रेशियो निकालेगा तो ये क्या बनेगा? 12, 14, 16 का रेशियो निकालेगा तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा। 12 का हो जाएगा 6 और 14 का हो जाएगा 7 और 16 का हो जाएगा 8। तो 6, 7 और 8 किसी का भी ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए इस तो ये बन गया क्या है? तो ये बन गया विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम ए से निकालते हैं। तो ए से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है, वो हीरोज फॉर्मूला से निकलता है। तो हीरोज फॉर्मूला में एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो देखिए पहली भुजा कितनी है? तो 12, 12 प्लस 14 प्लस 16 और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 7 15 6 कितना आ जाएगा? 21। एस का वैल्यू कितना आ गया? 21 आ गया। अब क्या होता है? एरिया बराबर डेल्टा बराबर क्या होगा? एरिया बराबर तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। अब यहाँ से देखिए तो एस कितना है? तो एस 21 गुना 21 में से ए 12 घटेगा, 21 में से पहला घटेगा 12 तो कितना बचेगा? तो बचेगा यहाँ से 9। फिर 21 में से जब घटेगा एस में से बी घटेगा यानी 14 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। अब जब 21 में से 16 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब देखिए 21 है, 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। 9 तो टूट ही जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए 9 जब है तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। और 7 2 बार है, एक बार 1 2 बार है तो 7 भी बाहर होगा। और अंदर कितना बच जाएगा? तो अंदर बच जाएगा ये 3 बच जाएगा और कौन बच जाएगा? यहाँ से 5 बच जाएगा, ई बाहर हो गया। ठीक है। अब देखिए कितना आ गया? तो 7 21 और 5 15, 21 रूट 15 जहां भी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस में है? तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 2.666 अनंत तक है प्लस 2.777 इनफाइनाइट तक भी है, तो इसका भिन्न के रूप में क्या होगा? तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 2 और 2 कितना होगा? तो 4 होगा। 2 और 2 कितना होगा? 4 होगा। प्लस में यहां से देखिए 0.666 है तो इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर रेकरिंग। इसको कैसे तोड़ते हैं? तो 6 जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 होगा। प्लस यहाँ से कितना बचा? तो 0.777 इनफाइनाइट तक इसको लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर रेकरिंग। अब उसको कैसे तोड़ेंगे? तो 7/9 हो जाएगा। 7 के ऊपर रेकरिंग है, जितना रेकरिंग होता है जितना अंक उतना बटा में 9 होता है। अब यहाँ से देखिए 9 LCM हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 6 कितना? 13 प्लस कितना है? 4 है तो 9 चौक 36 और 13 कितना हो जाएगा? 49। 49/9 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ट्रक 60 किलोमीटर की चाल से शहर पी से क्यू तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से शहर पी तक की वापस आता है, तो ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब डिस्टेंस सेम हो
और आने जाने का स्पीड दिया हो तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है एक्स बाई बटा 2x बाई बटा x प्लस बाई, यानी 2 गुनी पहली चाल गुने दूसरी चाल बटा में पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो 2 गुना पहली चाल कितना है तो 60 किलोमीटर, दूसरी चाल कितना है तो 100 किलोमीटर, और नीचे 60 प्लस 100 की जगह तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ से 2 चको 8, यहाँ से 25 चको 100, यहाँ से कट जाएगा 3, यानी 25 आई 75 किलोमीटर, जहां भी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए में 75 किलोमीटर प्रति आवर उसकी औसत चाल होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। जब ए जो है 100 अंडा गिनने में 4 मिनट का समय लेता है, तो इसका मतलब ए है कि ए जो है 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा तो 25 अंडा गिनेगा। 100 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 25 अंडा। उसी तरह से बी जो है 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा तो ये गिन लेगा, 100 में भागा दीजिएगा 5 से तो कितना अंडा गिन लेगा 20 अंडा। तो दोनों मिल के 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा तो 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा तो 45 अंडा गिनेगा। दोनों मिलके 1 मिनट में 45 अंडा गिनेगा, लेकिन अंडा गिनना कितना है तो अंडा गिनना है 450। तो टोटल अंडा 450 है, दोनों मिलके 1 मिनट में 45 अंडा गिनता है, तो भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 10 मिनट, यानी दोनों मिलके जो है 10 मिनट में 450 अंडा गिन लेगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फादर और सन वर्तमान में कह रहा, तो वर्तमान में मेरी आयु, वर्तमान में पिता की आयु मेरी आयु से 25 वर्ष अधिक है। अगर वर्तमान में उसके लड़का का आयु x वर्ष होगा तो उसके पिता का आयु कितना होगा तो x प्लस 25 होगा, कहा कि 25 वर्ष क्या है अधिक है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। अब 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पीछे जाएगा तो पुत्र का उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले इसका उम्र कितना होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। और पिता का उम्र अगर वर्तमान में x प्लस 25 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा तो x प्लस 20 हो जाएगा, यानी दोनों में से 5 साल क्या होगा कम हो जाएगा। तो x में से 5 साल कम होता है x माइनस 5, और x प्लस 25 में से 5 साल कम हुआ तो x प्लस कितना बचेगा 20 बचेगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष है, यानी इस दोनों का योगफल कितना है 5 साल पहले वाले उम्र का तो 39 वर्ष है, इसका उम्र का योगफल कितना है तो 39 वर्ष है। अब x कितना हो गया 2x, और प्लस 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा तो प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ से 24। तो x बराबर कितना आ गया कट के, तो x बराबर कट के आ गया 12, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है तो 12 वर्ष है। पूछ भी रहा कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है यानी पुत्र की, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। 35,000 रुपया क्या है कम है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 2 गुनी है। प्रिंटर और टेलीविजन, अगर टेलीविजन का कीमत 1 है तो प्रिंटर का कीमत कितना होगा 2 होगा। अगर टेलीविजन का कीमत 1 है तो प्रिंटर का कीमत कितना होगा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 गुनी कह रहा है, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा। अब क्या कह रहा है एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। अच्छा, एक्चुअल में कम तो है 35,000, लेकिन रेशियो में कितना कम है तो रेशियो में कम है तो 2 और 1 का अंतर कितना होगा 1 होगा, यानी रेशियो में प्रिंटर का कीमत जो है टेलीविजन के कीमत से 1 क्या है अधिक है, लेकिन एक्चुअल में है कम कितना तो एक्चुअल में 35,000 कम है। तो इस 35,000 का तुलना इस हम 1 यानी रेशियो वाली कम से कर लेंगे। हमको निकालना क्या है तो टेलीविजन का कीमत, तो टेलीविजन का कीमत कितना है 1 है, तो यहाँ से 1 से हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। अब इसका आंसर कितना आ गया तो 35,000 आ गया। टेलीविजन का कीमत कितना है
तो 35,000, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 सहअभाज्य संख्याओं में से 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ हमेशा होता है, नहीं क्या होता है। तो सबसे पहले समुच्चय का मतलब क्या होता है, समूह होता है। समुच्चय का मतलब समूह होता है। अच्छा, एक सी अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 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 क्या होता है, तो हमेशा 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, सहअभाज्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों संख्या अभाज्य होगा। हो सकता है कि अभाज्य हो, एक अभाज्य ना हो सकता है दोनों अभाज्य ना हो। ठीक है, अभाज्य संख्या जैसे देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 7 छोड़िए, 9 देखिए 9 क्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, भाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या, 9 क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखिए को प्राइमरी सहअभाज्य है कि नहीं है। तो 2 और 9 का HCF निकालिएगा तो 2 से भागा दीजिएगा 9 में, तो कितना हो जाएगा, तो 9 में दीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से उतरेगा 1, यहाँ से उतरेगा कितना, 2 उतरेगा, तो 2 मरतबे 2 यहाँ से क्या होगा, लग जाएगा। यानी HCF कितना आ गया, तो HCF आ गया कितना, 1 आ गया। HCF कितना आ गया, 1 आ गया। यानी सहअभाज्य संख्या अभाज्य हो भी सकता है, अभाज्य नहीं भी हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। यानी सहअभाज्य संख्या आपको जहां भी दिखे उसका आपको HCF पूछे तो सीधा मार देना है, आंसर 1 मार देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 0.0486, अब बटे में क्या है, 0.002 होगा। जब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ किससे गुना होगा, तो 1000 से गुना होगा। कहा कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। अब 2 से यहाँ भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.0243। आज जब 1000 से इसमें गुना कीजिएगा, 1000 से इसमें गुना कीजिएगा तो 0.3 अंक इधर बढ़ेगा, इधर आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 24.3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको लिखना नहीं चाहिए, इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट अगर आप देखिएगा कि जब भागा में आएगा तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ 1000 से इसमें गुना होगा, तो यहाँ जो दशमलव है सीधा यहाँ उठ करके 3 अंक के बाद चला जाएगा। 2 से भागा दिए 243 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबका आधार क्या है, सेम है, 5 है 5 है 5 है। तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो हो जाएगा 5 के पावर 3 और 4 7, 7 2 कितना हो जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5 है 8 है और उनके वर्गों का योग 1250 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्या 5:6:8 में है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, 5x 6x और 8x है। ठीक है, पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 6x और तीसरी संख्या 8x है। इसके वर्गों का योग चल रहा, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर, प्लस 6x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर, और 8x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 64x स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 1250, बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1250 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर सभी में है, बाहर कीजिएगा, अंदर बचेगा 25 और 36, तो हो जाएगा 31 30 61 61 और 4 हो जाएगा कितना, 65 20 हो जाएगा 125, बराबर हो जाएगा 1250। इससे भागा दीजिएगा तो कितना मतलब कटेगा, 10 मतलब कटेगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो √10 आ गया। पूछा क्या, संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कीजिएगा 5x गुना 6x और गुना 8x, तो 8 6 48, 48 पचे कितना होता है, तो 40 पचे 200 हो जाएगा 240 हो जाएगा,
40 और x गुना x एक्स स्क्वायर और गुना x क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। जब x का वैल्यू अंडर रूट 10 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर और x में x को हम लिख सकते हैं कि x की पावर 2 गुना x के पावर 1। अब यहाँ से क्या है 2400 है, यहाँ से 24 है तो एक्स स्क्वायर यहाँ की वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ गुने हो जाएगा 10 और x का वैल्यू कितना है तो अंडर रूट 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 10 यानी 24,000 अंडर रूट 10 कहाँ है 2400, यहाँ 240 है, माफ कीजिएगा यहाँ 240 ही है, यहाँ से 240 है, 240 में 10 कितना जाएगा 2400 अंडर रूट 10 है, यानी 2400 अंडर रूट 10 किस में ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसको हमको छांटना है। तो दो तिर्यक रेखा, अब यहां से देखिए दो समानांतर रेखा, मान लीजिए एक रेखा ही समानांतर है और एक समानांतर रेखा ये है, दोनों क्या है समानांतर रेखा है। अगर ये दो समानांतर रेखा है और इसको कोई तीसरी रेखा कट कर रही है, इसको कोई तीसरी रेखा क्या कर रही है कट कर रही है, तो देखिए यहां से ये मान लिया जाए एल है, ए में है और ए बी कोई तिरछी रेखा इसको क्या कर रही है कट कर रही है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा जो शीर्षाभिमुख कोण होता है यानी ई कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोणों का माप हमेशा क्या होता है समान होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। उसके बाद देखिए तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है, एक तिर्यक रेखा के एक ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर यानी तिर्यक रेखा के एक ओर यानी ई कोण और ई कोण कह रहा है क्या होता है बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ई कोण और ई कोण का जो कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, बराबर नहीं होता, कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, बाकी ऑप्शन है संगत कोण युग्म के कोणों का माप हमेशा समान होता है, संगत कोण यानी संगत कोण ई होता है, इसके बराबर ई होगा और इसके बराबर ई होगा, तो बराबर होता है, सही बात है, ये भी कट गया हमारा। एकांतर अंतर कोण युग्मों के कोण का माप समान होता है, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण कौन कौन होता है ई कोण इसके बराबर होगा और ई कोण इसके बराबर होगा, ये भी ऑप्शन डी भी सही है, तो ये भी कट गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर बढ़ते हैं। ए बी समानांतर पी क्यू, ये दोनों क्या है तो समानांतर है, ए बी और पी क्यू क्या है समानांतर है। अब यहां से देखिए अब क्या कह रहा है और कह रहा है कि आर बी बराबर एक्स बाई टू, आर बी क्या है तो एक्स बाई टू है, बीपी जो है एक्स प्लस वन है, बीपी क्या है एक्स प्लस वन है और ए बी क्या है तो ए बी जो है एक्स है, ई क्या है एक्स है और बीपी एक्स प्लस वन हो गया और आर बी एक्स बाई टू, अब पी क्यू है एक्स प्लस 10, ई क्या है एक्स प्लस 10 है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो इसमें हमेशा है कि एंगल अगर नहीं पूछ रहा हो साइड पूछ रहा हो तो इसमें हमेशा है कि दो त्रिभुज आपस में क्या होता है तो सर्वांगसम होता है, दो त्रिभुज क्या होता है सर्वांगसम होता है। आप त्रिभुज पी क्यू आर तो इसमें चलेंगे बी ए आर, त्रिभुज बी ए आर, ये दोनों क्या होगा आपस में सर्वांगसम होगा, दोनों क्या होगा सर्वांगसम होगा, ठीक है। आप निकालिए भेगा, देखिए जब बी ए और क्यू पी क्या है समानांतर है, बी ए और क्यू पी क्या है समानांतर है, तो संगत कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो ई कोण बराबर हो गया। उसके बाद देखिए कोण आर दोनों में है, कोण आर इसमें भी है और कोण आर जो है पी क्यू आर में भी है और बी ए आर में भी है, जब दोनों में है तो कोण आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण ई और कोण ई क्या होगा बराबर होगा, क्यों बराबर होगा क्योंकि
संगत कोण होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण होगा। जब तीन कोण बराबर हो गया तो ए एंगल एंगल ए एंगल से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा? तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको सर्वांगसम प्रूफ नहीं करना, आपको सीधा आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पी क्यू आर बी ए आर, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज पी क्यू आर लिए तो इस त्रिभुज वो सही चलेंगे, बी ए आर यानी सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहां से देखिए, तो पी आर बटा पी आर यहां लिए तो यहां लेंगे बी और आर लेंगे, तो पी आर बटा बी आर बराबर पी क्यू और बटा, तो पी क्यू जब यहां लिए पी क्यू तो यहां लेंगे बी और ए लेंगे। क्या लेंगे? बी और ए लेंगे। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। पी आर बटा बी आर बराबर पी क्यू बटा बी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। अगर सबका वैल्यू रखिएगा पी आर, तो पी आर कितना है? तो पी से आर कितना है? तो x प्लस 2 और x प्लस 1 है। तो x प्लस 2 प्लस पी आर है x बाई 2 और प्लस x प्लस 1 है और बटा में बी आर, तो b से r कितना है? तो b से r है x बाई 2 है। b से r कितना है? x बाई 2 बराबर कितना जाएगा? p से q, तो p से q कितना है? तो x प्लस 10 है। कितना है? x प्लस 10 है और बटे में क्या है? बी ए है, तो b से a कितना है? x है। आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं या तो आप ऑप्शन से भी इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो पूछा क्या है? पी क्यू। पूछा क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू कितना है? तो x प्लस 10 है। तो हमको x सिर्फ निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। तो यहां से सिर्फ ऑप्शन में क्या निकलेगा? यहां से x निकालेंगे तो ई जो है x प्लस 10 का वैल्यू है। क्या है? x प्लस 10 का। तो सब में 10 घटाइए तो ई बच जाएगा 4, इसमें 10 घटाइएगा तो ई बच जाएगा 8 और इसमें 10 घटाइएगा तो ई बच जाएगा 3 और इसमें 10 घटाइएगा तो ई बच जाएगा कितना? 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब यहां से देखिए ऑप्शन ए पहले रखिए, x बराबर 4 रखिए। जब x बराबर 4 यहां रखिएगा तो हो जाएगा 2 और प्लस 2 प्लस से कितना हो जाएगा? 3 और बटे में कितना हो जाएगा? तो 4 रख रहे हैं ना, तो 4 बटा 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इधर आ गया 3 2 5 बटे 2। अब इधर देखिए कितना आता है? 4 रखेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 और 14 बटा कितना हो जाएगा? तो 14 बटा हो जाएगा 4। यहां से आ गया 7 बटा 2। 7 बटा 2 कहीं गलत क्या हुआ? x बाई 4 2 यानी हो जाएगा 2। अच्छा हाँ 4 रख रहे हैं ना, तो यहाँ 4 रखिएगा तो 4 है कितना होगा? 5 होगा। यहाँ कितना होगा? 5 होगा। यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 5, तो 5 से 2 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। 5 से 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 7 बटा 2। जब x बराबर 4 रख रहे हैं तो LHS में भी 7 बटा 2 आ रहा है और RHS में 7 बटा 2 आ रहा है। यानी x बराबर 4 रखने पे पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 14, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। जब यहां से देखिए 2 है, जब यहां से यहां गुना कीजिएगा तो x से x बटा 2 में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहां से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर। अब x बटा 2 गुना x कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और x बटा 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर बटा 2, x स्क्वायर बटा 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? तो इधर बचा x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर 4 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से x बाहर कीजिएगा तो x माइनस 4 बराबर 0। एक बार x बराबर 0 लेंगे और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। ये तो संभव है नहीं, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब 4 जोड़िएगा, यहाँ PQ निकालना है तो 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 14, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। शीर्षों ए 0 और -2, बी में 2 और 1, सी में 0 और 4 और डी में -2 और 1 से बनने वाले चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले चतुर्भुज है तो पहले चतुर्भुज आप पार लीजिए। अब देखिए चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी। ए कितना है 0 और -2 है, ई वाला कितना है तो 2 और 1 है, सी कितना है तो 0 है और 4 है, 0 है और कितना है 4 है, और इसके बाद ई कितना है तो -2 है और 1 है, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, बीच में से क्या कीजिए डायगोनल को मिला दीजिए, ठीक है। जब इसको मिलाइएगा यहां से बीच में से डायगोनल के क्या कीजिए मिला दीजिए। अब यहां से इसको मिलाइएगा तो क्या बन गया, दो त्रिभुज बन गया। हमको निकालना है चतुर्भुज का, लेकिन दो क्या बन गया त्रिभुज बन गया। एक बन गया ए बी डी और दूसरा बन गया बी डी सी। एक बन गया ए बी डी और दूसरा बन गया बी डी सी। तो एक बार ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक बार बी डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले ए बी डी में हम देखते हैं, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में इसमें है 0 और -2 और उसके बाद है 2 और 1 और उसके बाद है -2 और 1 है। अब देखिए यहां से, अब यहां से देखिए, अब इसमें देखिए शॉर्ट में इसका तो फॉर्मूला होता है निकालने का, लेकिन अब शॉर्ट में अगर निकालना चाहते हैं तो किसी एक को 0 बना लीजिए। अगर इसको हम 0 बनाते हैं तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 बन जाएगा, और -2 है, इसमें +2 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सब में यही काम कीजिए, यहाँ भी 0 जोड़िए और यहाँ भी +2 कीजिए और यहाँ भी 0 और यहाँ भी +2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0 0, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 3, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 1 है ना, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए आप क्या कीजिए, अंदर अंदर और बाहर बाहर, यानी बाहर बाहर और अंदर अंदर गुना कर लीजिए। तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -3 में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा -6। यानी अंतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अंतर निकाल के 2 से क्या करते हैं भागा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बाहर बाहर और अंदर अंदर गुना करके क्या निकालते हैं, अंतर निकाल के 2 से भागा देते हैं। तो 6 कितना हो जाएगा 12, तो 12/2 कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया, ठीक है। 12/2 कितना आ गया 6 आ गया। चलिए अब इसी तरह से आगे करेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में जब त्रिभुज बी डी सी में सोल्व कीजिएगा तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, तो 2 और 1 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -2 और 1। उसके बाद क्या है, तो 0 है और 4 है। इसको अगर हम 0 बना लेते हैं तो यहाँ 0 और यहाँ क्या हो जाएगा -4 करना पड़ेगा। तो ये बन गया 0 0 और इधर कितना बनेगा, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ -4 करेंगे, यहाँ भी 0 करेंगे, यहाँ भी -4 करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा -3। यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो बाहर बाहर गुना करेंगे और अंदर अंदर गुना करेंगे। तो 2 दूनी 6 कितना जाएगा -6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 दूनी 6 और बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। देखिए अगर निगेटिव में भी आएगा, अगर निगेटिव में भी आएगा तो उसका हम पॉजिटिव में आंसर लेंगे, ठीक है। तो -6 और यहाँ भी -6 कितना हो जाएगा -12/2 बराबर कितना जाएगा -6 बराबर क्या लेंगे हम 6 लेंगे। तो 6 यहाँ आया था और 6 यहाँ आया था, तो 6 कितना आंसर हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 6 कितना आंसर हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 जहां भी होगा हम करेक्ट आंसर होगा। 12 किस में है, ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट
आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट क्या है, आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हम मान लेते हैं कि उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ऑप्शन से करके देखिए पहले, उसका बनाइएगा। मान लेते हैं कि उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए उसका 15 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? अगर स्पीड नहीं बढ़ेगा तो दूरी तय करना 360 किलोमीटर, दूरी कितना तय करना है? तो 360 किलोमीटर तय करना है। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 60 के स्पीड से कितना लग जाएगा? तो लग जाएगा 6 6 36 यानी 6 घंटा लग जाएगा, यानी मैक्सिमम 6 घंटा। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगा तब भी लगेगा। तो 7 घंटा और 9 घंटा तो ऐसा ही कट गया, 7 घंटा और 9 घंटा तो ऐसा ही कट गया। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगा तो 2 घंटा में वो पहला घंटा 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा और दूसरा घंटा भी 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 60 कितना? 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा 2 घंटा में, लेकिन तय करना है 360। तो ऑप्शन सी भी हमारा कट गया, ऑप्शन सी भी हमारा कट गया। जब 3 को कट गया तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करना, तो सोल्व कैसे करेंगे इसको वो भी देख लीजिए। तो कह रहा है 2 घंटा बाद 15 किलोमीटर स्पीड बढ़ता है, तो पहला घंटा में उसका स्पीड कितना रहेगा? तो 60 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। दूसरा का घंटा में भी स्पीड रहेगा कितना? तो 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो दूसरा का घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तीसरा का घंटा में स्पीड क्या होगा? 15 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो तीसरा का घंटा में 75 किलोमीटर दूरी तय करेगा और चौथा घंटा में भी 75 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 75 75 150 और 120 कितना आ गया? 270 यहाँ तक आ गया। यहाँ तक कितना आ गया? तो यहाँ तक 270 आ गया। लेकिन दूरी है कितना? तो दूरी 360 है। तब 5वां घंटा फिर स्पीड बढ़ेगा। तो जब 5वां घंटा स्पीड बढ़ेगा तो 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। तो जब 5वां घंटा में स्पीड 90 किलोमीटर होगा तो इसमें 90 और जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा? तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 की ओर बढ़ते हैं। यदि m और n संख्या 115 mn के ऐसे 2 अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो m प्लस n का मान ज्ञात कीजिए। संख्या कितना है? तो 115 m n है। तो विभाज्य किससे है? तो विभाज्य 90 से। विभाज्य किससे है? 90 से है। विभाज्य अगर 90 से है तो 90 को तोड़िएगा तो 9 गुना 10 इसको हम तोड़ सकते हैं। 9 गुना 10 है, यानी संख्या 9 से विभाज्य होगा और 10 से भी विभाज्य होगा। ये संख्या 9 से विभाज्य होगा, इस संख्या 10 से विभाज्य होगा। तो पहले 9 से देख लिए। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। इसका अंक जोड़िए तो 1 है कि 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 प्लस m प्लस n। 7 प्लस m प्लस n। हमको पूछा कि m प्लस n का मान क्या होगा? तो इधर 7 है, इधर क्या है? 7 है, इधर 7 है और इधर क्या है? m प्लस n है। अगर 9 से हमको विभाज्य करना है तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए? इधर 7 है, अगर 3 रखेंगे तो 7 3 कितना होगा? 10 होगा। अगर हम ऑप्शन ए उठा करके 7 में m प्लस n के जगह अगर हम 3 रखते हैं तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10 होगा। अगर m प्लस n 3 रखेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 जो 9 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी से हम 6 रखते हैं तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। 13 भी 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया? कट गया। ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन सी से देखिए, सी में 5 है। अगर 7 प्लस 5 हम करते हैं, यानी m प्लस n की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो 7 प्लस 5 कितना होगा? 12 होगा। तो 12 भी 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा कट गया। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। 2 रख के देख लीजिए तो 7 प्लस 2 कितना होगा? 9 होगा। 7 प्लस 2 कितना होगा? 9 होगा। तो 9 9 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
1280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? टोटल राशि कितना है? तो 1280 है। अमाउंट में 1280 और परसेंट में कितना परसेंट? तो 100%। ठीक है, तो 1280 का तुलना हम 100 से कर लेंगे, यानी 100% से कर लेंगे। अब 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो 5 तिहाई 15%। जब साधारण ब्याज है तो 5% 3 बार, तो 5 5 5 कितना हो जाएगा? 15%। तो हमको निकालना है 15% का वैल्यू, तो 15 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तब 1 0 से 1 0, 2 पचे 10 और 3 पचे 15, 64 दूनी 128, तो हो जाएगा 192 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। आप इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना है? 1280, मूलधन गुना समय, समय कितना है? 3 और दर कितना है? 5 और बटे में क्या हो जाएगा? 100 कीजिएगा, तो 1 0 से 1 0, 2 पचे 10, 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से गुना कीजिएगा तो यहाँ से काटिएगा तो 64, 64 में 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 192, जो कि ऑप्शन किस में? ऑप्शन ए में है। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं, तो एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b और ए बी है, और ए बी है। ठीक है, तो चलिए समीकरण कितना है? एक्स स्क्वायर, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मूल ए और बी है। ठीक है, तो मूलों का जो यानी ए प्लस बी क्या होगा? तो होता माइनस बी बटा ए, तो माइनस और बी की जगह क्या है? 1 है, बटा भी ए की जगह भी क्या है? ए है, यानी माइनस कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल a इंटू बी, तो ए बी क्या हो जाएगा? c बटा ए, तो c की जगह कितना है? -2 है, और a में कितना है? 1 है, a की जगह यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो कितना आ गया? -2 आ गया, यानी a प्लस बी आ गया -1 और ए बी कितना आ गया? -2 आ गया। तो इसका मूल एक 1/a प्लस 1/b है, दूसरा क्या है? ए बी है। इसको हम मान लेते हैं क्या है? अल्फा है, और ये क्या है? बीटा है। ये क्या है? बीटा है। तो हम अल्फा प्लस बीटा मूलों का, सबसे पहले देखिए इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर रूट्स अल्फा प्लस बीटा माने हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या होता है? इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 1/a प्लस 1/b प्लस क्या हो जाएगा? ए बी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तोड़िएगा तो हो जाएगा a प्लस बी और बटे ए बी और प्लस में a गुना b। तो a प्लस बी यहाँ से कितना है? तो a प्लस बी है -1 और ए बी कितना है? तो ए बी है -2 और प्लस ए बी यहाँ से कितना हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस 1/2, तो यहाँ बचेगा 1.5 है, 1.5 का मतलब 3/2, 1.5 का मतलब 3/2। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आया था? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a प्लस बी और बटे में ए बी और गुना यहाँ से क्या हो जाएगा? तो गुना हो जाएगा ए बी, गुना हो जाएगा ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? -1 है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? -1 है। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना है? 3/2, तो 3/2 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 है, यहाँ से रख देंगे -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। -1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 0। अब एक्स, अब देखिए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस
3x/2 और माइनस कितना O1 बराबर 0। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2x², हाँ ठीक है, 2x² माइनस 3x -1। अच्छा हाँ देखिए यहाँ गड़ा गया, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, एक चीज छूट गया, यहाँ माइनस होगा तो -3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा तो 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 यहाँ आके गुना में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 2x² प्लस 3x माइनस 2, 2x² प्लस 3x माइनस 2, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ग्रुप डी का, इसके बाद एनटीपीसी का वीडियो मंगलवार से आएगा, ठीक है, और सोमवार को फिर चलेगा किसका, ग्रुप डी का। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो के लिए धन्यवाद।